Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। युद्ध का आज 7वां दिन था, तबाही और ज्यादा हुई। यूक्रेन में हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। भारत के लिए आज एक और दुखद खबर आई। आज एक और भारतीय छात्र की मौत हो गई। चंदन जिंदल नाम के ये छात्र पंजाब के रहने वाले थे। 2 दिन में 2 भारतीय छात्रों की मौत हो चुकी है। वैसे चंदन की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई बताई जा रही है। इस बीच इवैक्यूएशन की कोशिशें भी चल रही हैं, लेकिन अभी जो भारतीय कीव या खार्किव या यूक्रेन के दूसरे शहरों में फंसे हैं, वो किन हालातों में जी रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, हमने उन छात्रों से मारपीट होने जैसी क्या क्या जानकारियाँ दी, ये सब आपको शो में बताएंगे। भारत की चिंताओं पर आएंगे, लेकिन रोज की तरह ही पहले युद्ध भूमि के वो अपडेट्स देते हैं जिनसे आप युद्ध की इंटेंसिटी का पता लगा सकें। यूक्रेन सरकार के मुताबिक रूस के हमलों में अब तक 2000 से ज़्यादा यूक्रेनी आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों घरों को, सरकारी इमारतों को, अस्पतालों को तबाह कर दिया गया है। ये जानकारी यूक्रेन की तरफ से आई है। इस पर रूस का मत कुछ और है। रणभूमि है तो वहाँ से सही जानकारी अभी मालूम करना मुश्किल है। खबर एजेंसी रॉयटर्स में आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान भी छपा है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि शुरुआती 6 दिनों के युद्ध में 6000 रूसी मारे गए हैं। तो इस तरह से रूस और यूक्रेन की तरफ से अलग अलग दावे हो रहे हैं। हम भी जानते हैं कि युद्ध में एक साइकोलॉजिकल वॉर चलता है, जिसमें एडवांसमेंट की कोशिश यूक्रेन और रूस दोनों ही कर रहे हैं। आज रूस की विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि अगर तीसरा युद्ध शुरू होता है तो उसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है और ये बहुत विध्वंसक होगा। मतलब रूस ये संकेत दे रहा है कि अगर उसके खिलाफ कुछ हुआ तो वो परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है। खबर ये भी आई कि रूस और यूक्रेन शांति वार्ता की दूसरी कोशिश के लिए भी राजी हो गए हैं। पहली बैठक में, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, नतीजा नहीं निकला था। अब दूसरी बैठक होनी है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। यूएन की जनरल असेंबली यूएनजीए के इतिहास का 11वां आपातकालीन सत्र भी चल रहा है। यूरोपियन यूनियन ईयू की मेंबरशिप को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिए जाने की मांग चल रही है। पश्चिम के ताकतवर देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं। रूसी बैंक्स और रईसों की संपत्तियां जब्त हो रही हैं। 30 से अधिक देशों ने रूसी एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो इस तरह से दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन भारत के लिहाज से क्या क्या हो रहा है, अब उस पर आते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार ने मुहिम अब कुछ तेज की है। आज यानी 2 मार्च को 220 छात्रों को लेकर रोमानिया से एक फ्लाइट दिल्ली पहुंची। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली एयरपोर्ट पर इन बच्चों को रिसीव किया। उन्होंने कहा कि आज 7 फ्लाइट्स भारतीय छात्रों को वापस लेकर आएंगी। सुनिए। और व्यवस्था, जैसे आपने पूछा कि मोदी जी की हिदायत पर और उनके आदेश अनुसार यहाँ पर माइक्रो मैनेजमेंट तक किया जा रहा है। मंत्रिपरिषद के सदस्य स्वयं लगे हुए हैं। प्रत्येक राज्य को लेकर के हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। जब भी कोई छात्र उतरता है वो अपने अपने हेल्प डेस्क पर जाते हैं, उनके लिए जलपान, रिफ्रेश होने की व्यवस्था। उसके बाद अगर जिसने बाई रोड जाना हो उनके लिए वॉल्वो बसेस का भी इंतजाम है। यूक्रेन से भारत लौटने के बाद छात्रों ने वहां की स्थिति के बारे में जो बताया वो भी सुनिए। मैम, मेरा नाम आदित्य है और मैं जस्ट अभी भारत पहुंचा हूँ। तो आप पोलैंड बॉर्डर से आ रहे हैं? हाँ जी मैम। थोड़ा हमें बताइए कि कैसे आप पहुंचे पोलैंड बॉर्डर तक, कौन सी यूनिवर्सिटी से थे? आपकी यूनिवर्सिटी कितनी दूर है रेस्क्यू ऑपरेशन? मैम, मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, 2nd ईयर कोर्स। और वहाँ से वो बॉर्डर, शहनी बॉर्डर 200 किलोमीटर दूर है। तो जब ये हमले स्टार्ट हुए तो हमने 24 तारीख को टैक्सी बुक की। हम 5 लोग थे और हम टैक्सी में निकल दिए। हमें वहाँ से लगे लगभग 8-9 घंटे सिर्फ 200 किलोमीटर में, क्योंकि रश इतना ज्यादा था। फिर टैक्सी वाले ने भी हमें 50 किलोमीटर दूर छोड़ दिया कि मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, मुझे पूरा 2 दिन लग जाएंगे वहां तक जाने के लिए, तो आप पैदल चले जाइए। फिर हम वहां से पैदल स्टार्ट की हमने हमारी जर्नी। तो हम 50 किलोमीटर पैदल चले। जब आगे जाके जहाँ पहुंचे पहली यूक्रेनियन चेकपोस्ट थी, तो वो शहनी बॉर्डर से 3 किलोमीटर दूर थी। तो वहाँ हमें रोक लिया गया। क्या कहा रोक? इंडियन नेशनल आर नॉट अलाउड। हमें एक साइड खड़ा कर दिया गया और जो यूक्रेनियन लोकलाइट्स थे वो जा रहे थे। ऐसे क्यों कहा गया इंडियन नेशनल्स नॉट अलाउड? दे वर सेइंग कि पोलैंड और इंडियन ट्रीटी खत्म हो चुकी है, आप कल तक अलाउ थे, ये थे। बट ऐसा शायद कुछ नहीं था, बस नहीं जाने दे रहे थे। तो आप लोगों ने कैसे इनको कन्विंस किया या कैसे आप लोगों ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है? कन्विंस नहीं किया, बस हम आगे गए, वो बोले गो बैक। खड़े रहे। कुछ भागे बच्चे, कुछ को वापस भी पकड़ के लाए वो।
कुछ को ऐसे लड़कियों पे कभी जाने दिया, कभी नहीं जाने दिया, कभी गन दिखाई, कभी गाड़ी चढ़ाई ऊपर, कि पीछे जाओ पीछे जाओ। बदसलूकी भी हो रही थी भारतीय छात्रों के साथ वहाँ। बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा। पहला बॉर्डर क्रॉस किया, फिर पहुंचे दूसरे पे, वहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ बच्चे 4-4 दिन से बैठे हैं, ये सेकंड चेक पोस्ट ही पार नहीं हो रही, इमिग्रेशन तो कहाँ होगा, उस गेट पे ही अटके हुए हैं। फिर वो क्रॉस किया मैम, फिर आगे गए, वहाँ पे बच्चे 4-4 दिन से बैठे हुए हैं मैम, वहाँ पे इमिग्रेशन नहीं हो रहा, लाइन लग रही है, बच्चे जा रहे हैं, लाइन कंप्लीट करते हैं, बोल देते हैं नो मोर। फिर वो क्रॉस किया मैम, फिर आगे 6 घंटे अटके रहे, फिर पोलैंड पहुंचे आखिरकार। यूक्रेन से भारत वापस लौटने वाले छात्रों के अलग अलग दल को रिसीव करने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अलावा स्मृति ईरानी, राजीव चंद्रशेखर और गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे। भारत सरकार ने 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भी विशेष दूत के तौर पर भेजा है ताकि वहां से सकुशल छात्रों को निकाले जाने के काम को वो कोऑर्डिनेट कर सकें। विशेष दूत के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया और मोल्दोवा, किरेन रिजिजू को स्लोवाकिया, हरदीप सिंह पुरी को हंगरी और जनरल वीके सिंह रिटायर्ड को पोलैंड में सहायता और समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। पोलैंड में जनरल वीके सिंह ने गुरुद्वारे में रह रहे कुछ बच्चों से मुलाकात की, सभी को सुरक्षित निकालने का भरोसा भी दिया। सुनिए। देखो, इसीलिए हम लोग आए ताकि हर चीज को आसान किया जाए। ठीक, हमको पता है कि अभी भी 14,000 बच्चे फंसे हुए हैं। कोशिश हमारी ये है कि जितना जल्दी हो उनको निकाला जाए। लेकिन एक चीज समझिएगा, हर देश के कानून अलग होते हैं, हर देश के नियम अलग होते हैं, और खासकर बॉर्डर के ऊपर हर देश में समस्या होती है। तो थोड़ा सा हम लोगों को, खैर अब तो आप आ गए, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको बताना पड़ेगा। रोमानिया में मौजूद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके बताया कि रोमानिया से आज 6 फ्लाइट्स के जरिए 1200 से अधिक छात्रों को वापस भारत भेजा जा रहा है। अब दूसरी ओर इंडिया टुडे की चैती नरूला से बात करते हुए खार्किव में मौजूद भारतीय छात्रों ने यूक्रेनियंस पर लाठी से पीटने का आरोप लगाया है। सुनिए। लाठी वगैरह से मारा। किसको लाठी वगैरह से मारा? सारे इंडियंस को लाठियों से मारा? उन्होंने ये शुरू कर दिया उन्होंने। और जब आप बोल रहे हो उन्होंने लाठियों से मारा, किस? वगैरह लगाने लगे कि इंडियंस आयुष ये स्लोगन वो लोग बोलना शुरू कर दिया। तो ये यूक्रेनियंस ने किया है, इंडियंस गो अवे। हाँ, और लाठियों से किसको मारा? कौन कौन मौजूद था वहाँ पर? हमारे हमारे काफी सारे वहाँ फ्रेंड्स वगैरह थे जो कि चाह रहे थे एंटर करना, क्योंकि आज हम लोग को हर हालत में खार्किव से निकलना था जी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि पहले ही हम अपने देश में बिल्कुल अपने बिल्कुल की इज्जत करेंगे, और उन्होंने धक्का पहले तो पुश कर रहे हैं, कॉलर पकड़ के हम लोग ट्रेन से बाहर निकाल देते हैं। और किस तरह की दिक्कतों का सामना भारतीय छात्र खार्किव या बाकी यूक्रेन के हिस्सों में फेस कर रहे हैं, ये समझने के लिए हमने चैती नरूला से बात की। चैती कई छात्रों से संपर्क में है, सुनिए उनकी बात। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स से बात की जो वहाँ पे खार्किव में फंसे हुए हैं। उनको एडवाइजरी दी गई है कि आप खार्किव किसी भी हालत में छोड़ दो। वहाँ की जो लोकल एम्बेसी हमारे इंडिया की खार्किव में, उन्होंने उन्हें कहा है कि जो सेटलमेंट से जो आइडेंटिफाई करके बताया हुआ है कि आप इन जगहों पर पहुँच जाओ, कुछ भी हो जाए। अब ये हुआ कि एक स्टूडेंट जिससे मेरी बात हो रही थी, आयुष जायसवाल नाम है उनका, और दूसरी और भी काफ़ी स्टूडेंट से बात हुई। उसने मुझे ये बताया कि वो लोग चले गए थे उनके साथियों के साथ ट्रेन स्टेशन पर। ट्रेन स्टेशन पे जैसे ही गए, वैसे जितने भी यूक्रेनियन स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनको पहले चढ़ाया गया, एजड लोगों को चढ़ाया गया, बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको पहले चढ़ाया गया, और ये बात ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जितने भी इंडियन लड़कियां हैं उनको उस ट्रेन में डाल दो। उसमें से भी सारी लड़कियां तो नहीं जा पाई, जो मौजूद थी वहाँ पर वो चढ़ गई उस पर। जो बचे हुए थे काफ़ी लगातार, उन्होंने कहा कि 12 से 13 इंडियन लड़के थे, उनको कॉलर से पकड़ के यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ ने, ये आयुष का कहना है, उन्हें ट्रेन से बाहर निकाला। और उसकी बाइट हमारे पास है, हम चला सकते हैं वो बाइट, उसका पूरा बयान है उसके अंदर। कॉलर से पकड़ के ट्रेन से बाहर निकाला और उनके ऊपर बहुत लाठियां चलाई गई। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें खार्किव छोड़कर जाना है, पर उनको जाने नहीं दिया। वो ट्रेन में सिर्फ लड़कियां और यूक्रेनियन सिटीजन्स को खार्किव से बाहर ले गए हैं टू द नियर बाय सेटलमेंट, जहाँ पे एडवाइजरी है कि खार्किव से निकल जाओ। इट वॉज़ अ वेरी डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, क्योंकि वो कह रहे हैं अभी कि काफ़ी 2-3 ट्रेन आकर के चली गई, यही हालात है। बाहर शेलिंग चल रही है, तो रेलवे स्टेशन में वो काफ़ी अटके हुए हैं। मैंने उन्हें पूछा
क्या आप पैदल चलकर क्यों नहीं चले जाते? 11 से 12 किलोमीटर की दूरी पे एक और सेटलमेंट है, वहाँ क्यों नहीं पहुँच जाते? कहते हैं हम कैसे चले, बाहर इतनी शेलिंग चल रही है, फायरिंग चल रही है, हमें डर लग रहा है कि हम ऐसे नहीं चल के जा सकते। उनके साथ करीबन 700 स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे अटक गए हुए हैं। एक दूसरी लड़की है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने उससे भी बात की, उसने हिम्मत करके चलना शुरू कर दिया। मैंने अभी उससे फ़ोन पर बात की, रो रही थी, कह रही थी आसपास शेलिंग चल रहा है, फायरिंग चल रहा है, मैं चलकर नियर बाय सेटलमेंट पे जा रही हूँ, कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है। हमने लगातार MEA से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, बहुत कुछ कांटेक्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। अथॉरिटीज़ को पता है हमारे हालात क्या है। हम 700 के करीब लोग हैं, उसमें से काफ़ी स्कैटर हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स से बात करके पैदल चलना शुरू कर दिया है। बाकी कोई ऐसे हैं जिनमें हिम्मत नहीं है, तो वो रेलवे स्टेशन पर ही अटके हुए हैं और यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा लाठीचार्ज कर चुके हैं, तो वो घबरा से गए हुए हैं, सच बताओ तो। इस बीच यूक्रेन में भारतीय दूतावास की ओर से एक एडवाइजरी जारी कर सभी भारतीयों को तुरंत खार्किव से शहर को खाली करने के लिए कहा गया है। दूतावास की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर छात्रों को कोई वाहन नहीं मिल रहा है तो वो पैदल ही 16 किलोमीटर दूर बेजलिव दिवका, 12 किलोमीटर दूर बबई या 11 किलोमीटर दूर पिसोचिन चले जाएं। इन जगहों के नामों के उच्चारण में मुझसे गलती हुई हो सकती है, माफ़ कीजिएगा। दूतावास ने अपने एडवाइजरी में लिखा कि किसी भी हाल में यूक्रेन के समय के हिसाब से शाम 6 बजे तक छात्र इन जगहों पर पहुंच जाएं। लेकिन क्या इस एडवाइजरी के आधार पर छात्र निकल पाएंगे, पहुंच पाएंगे, उनके क्या डर हैं, चैती को सुनिए। तो वो कह रहे हैं उन्होंने इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया है और उनको इंडियन एम्बेसी ने भी यही कहा है कि गो टू योर नियर बाय सेटलमेंट्स। अगर आपको ट्रेन अवेलेबल नहीं है और ट्रेन में नहीं चढ़ने दे रहे हैं तो आप चलकर चले जाओ। तो इंडियन एम्बेसी हैज जस्ट सेड दिस मच एंड दैट्स इट, नाउ दे आर ऑन देयर ओन। दूसरी बात जो मुझे बहुत ही अजीब लगी थी कि उन्होंने अपने कॉलेज अथॉरिटीज़ में बात की, उन्होंने अपने कॉलेज में बताया कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। कॉलेज ने उनको एडवाइजरी भी काफ़ी लेट दी हुई थी, उनको कम्युनिकेशन बहुत टाइम से बराबर नहीं गया था टू इवैक्यूएट यूक्रेन एंड लीव। लैंग्वेज बैरियर की अगर बात करें तो होगा थोड़ा लैंग्वेज बैरियर, इस बारे में सवाल मैंने उनको स्पेसिफिकली तो नहीं पूछा लैंग्वेज बैरियर के बारे में, पर वो वहाँ पर पढ़ रहे, तो आई एम गेसिंग कि उनकी एक कॉमन लैंग्वेज है जिसमें वो अपने कॉलेज मैनेजमेंट से भी बात कर रहे हैं। कॉलेज मैनेजमेंट उनका सबसे बड़ा ग्राउस ये है कि उन्होंने कॉलेज मैनेजमेंट से जब बात की तो उन्होंने अपने हाथ ऊपर कर दिए, तो उनको ना कॉलेज मैनेजमेंट से सहायता मिल रही है, ना अथॉरिटीज से सहायता मिल रही है, एंड दे आर एक्चुअली लेफ्ट टू फेंड ऑन देयर ओन एंड आर एब्सोल्युटली डिस्ट्रेस, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम हमारे पेरेंट्स से बात करें, हमारे पेरेंट्स क्या करेंगे, वो इंडिया में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। जो हमारे ऑपरेशन गंगा की फ्लाइट्स गई है वो आसपास के इलाकों में गई है, यूक्रेन में नहीं गई है वो फ्लाइट। सो आई थिंक द सिचुएशन इज वेरी वेरी डिस्ट्रेसिंग फॉर देम, क्योंकि आसपास फायरिंग है, शेलिंग चल रहा है, ट्रेन्स उनको ले नहीं रही है, वो निकल नहीं पा रहे हैं। सो आई थिंक दे आर स्कैर्ड फॉर देयर लाइव्स एट द मोमेंट। दे हैव गिवन अप on getting in touch with any of the Indian authorities. One of them told me candidly, I have that on the on recording as well, कि I've given up, how much can I contact and how much can I say I'm here. अब तो उन्होंने tweets डालना शुरू कर दिया है, वो दूसरे verified Twitter handles के जितने भी लोग हैं इन्फ्लुएंसर्स, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ हमारा ट्वीट डाल दो, ये हमारा लोकेशन है, हमें कोई रेस्क्यू करने आ जाए। और हालात रियल में यही चल रहे हैं अभी। आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि अब तक कुल 17,000 भारतीय छात्र यूक्रेन से बाहर आए हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 3200 छात्र भारत वापस लाए जा चुके हैं। जो यूक्रेन से बाहर निकले उनकी संख्या कुछ और है, भारत लाए गए छात्रों की संख्या कुछ और है, क्योंकि फ्लाइट्स में बोर्ड करके उन्हें भारत लाने में कुछ वक्त लगता है, इसीलिए उन छात्रों की संख्या ज़्यादा है जो यूक्रेन की सीमा से बाहर निकलकर पड़ोसी देशों में है। आज कुल 6 फ्लाइट्स के जरिए छात्र वापस लाए गए हैं, जबकि अगले 24 घंटों में 15 और विदेशी फ्लाइट्स शेड्यूल्ड हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास की ओर से खार्किव छोड़ने की एडवाइजरी रूस से मिली इन्फॉर्मेशन के आधार पर जारी की गई है। हम रूस से संपर्क में हैं, लेकिन इसे बातचीत नहीं कह सकते। हम अपने लोगों को वापस लाने के लिए हर विकल्प का इस्तेमाल करेंगे। बागची ने एक और छात्र चंदन जिंदल की मौत की पुष्टि भी की। उन्होंने कहा कि चंदन की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि वो चंदन के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं भारत सरकार की ओर से। भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के प्रयासों के साथ साथ भारत यूक्रेन को मदद सामग्री भी पहुंचा रहा है। बीते 2 दिनों में भारतीय वायुसेना की मदद से 25 टन राहत सामग्री यूक्रेन तक पहुंचाई गई है।
ये तो आज के अपडेट्स हो गए। अब चलते हैं राजनीति की ओर। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी को लेकर विपक्षी दलों का मोदी सरकार पर हमला जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बाहर के मुद्दों पर हम सरकार के साथ एकजुट हैं, लेकिन हमारा एक सवाल भी है। अगर प्रधानमंत्री को इन सब चीजों के बारे में 3 महीने पहले ही पता था तो भारतीय बच्चों को वापस क्यों नहीं लाया गया? ये लापरवाही है। सुनिए। Now, when the government was aware about the developments, I am not in favor of or against of anybody. We love all the country. We love all the human beings. But tell me, if the government was aware about the facts, then why they didn't bring the students earlier? Why they did the late? Now the late running train, because of the late running train, and passengers are suffering. Why passengers will suffer? Train must run in a right time. So this is the fault and this is the negligence. And this is not a negligence, negligence is a crime. We cannot play the game with our students. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार से कुछ सवाल किए। राहुल गांधी ने पूछा कि सरकार बताए कि वो कितने छात्रों को बचाकर ला चुकी है और कितने अभी वहां फंसे हुए हैं। ट्वीट में राहुल ने कहा कि छात्रों के परिवारों को एक स्पष्ट रणनीति बताना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। रॉबर्ट्सगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रूस यूक्रेन युद्ध और वहां फंसे भारतीय छात्रों का जिक्र कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत की बढ़ती ताकत का ही नतीजा है कि युद्ध के बीच भी भारत अपने नागरिकों को निकाल पाने में सक्षम रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने लोगों को सुरक्षित रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उन्हें हर हाल में निकाल लेंगे। सुनिए प्रधानमंत्री को। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। भारत ने अपने 4 मंत्रियों को भी वहां पर भेज दिया है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना, वायु सेना को भी लगा दिया गया है। मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे भारतीयों को निकालने में, लेकिन यह हम भी जानते हैं कि सैकड़ों छात्र अब भी युद्ध भूमि में फंसे हुए हैं। उनकी सांसें अटकी हुई हैं, उनके परिवार वाले परेशान हैं। हम सब भी परेशान हैं इन सब के साथ। तो कितना मुश्किल होगा उन सबको निकाल पाना, हमने एक्सपर्ट्स से समझा। देखिए, भारत सरकार को इस बात की जानकारी कई महीनों से थी कि जो यूक्रेन का जो सुरक्षा का हालत है वो काफी बिगड़ता जा रहा था। तो उन्होंने दिसंबर के महीने में एक चिट्ठी सारे स्टूडेंट्स को भेजे एम्बेसी की तरफ से, और वो चिट्ठी सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, जो प्रोफेशनल्स यूक्रेन में हैं उनको भी भेजा गया था। अब उसमें ये दरअसल सबसे ये रिक्वेस्ट किया गया था कि जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, उनको जो कोऑर्डिनेट्स है और एड्रेसेस है उसको रिफ्रेश किया जाए। उन्होंने डेटा तो बाद लगभग 3 हफ्ते 4 हफ्ते बीते, उस दौरान किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसके चलते स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट था कि जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया था, वो उम्मीद थी तो उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाएगा, वो नहीं हो पाया। अब एक इशू ये भी है कि जो पहला जो एडवाइजरी किस्म के जो बातें जो फैल रही थी उस वक्त के, ये एक तरह से सबको कहा गया था लगभग अनऑफिशियली कि आप लोग अपने अपने बंदोबस्त कर लीजिए और तुरंत देश लौट जाइए। मेन इशू ये होता है कि एक 1 वे टिकट जो थोड़ा सस्ता था पहले, वो बढ़ते हुए 55,000 का हो गया था दिसंबर के महीने में ही, या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में। अब उसके बाद वो 70,000 हो गया और 73,000 तक मैंने सुना था। तो ऐसे तो कोई भी स्टूडेंट वहां पर, जिस तरह के पॉपुलेशन है, काफी यंग स्टूडेंट्स और यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो रातों रात इतना ज्यादा पैसा तो इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तो ये जो लॉजिस्टिकल इश्यूज थे उसको तुरंत सॉल्व नहीं किया गया था। इसके चलते आज ये हालत है कि आप लोगों को, हम सबको ट्रेजेडीज देखने को मिल रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि एक तो चीज है कि जो मेन जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है वो रशियन बॉर्डर के पास है, और भारत सरकार को
जो कार्रवाई थोड़ी और पहले करना चाहिए था कि रशिया से मशवरा करके किसी न किसी तरीके से उनको वहां से निकाले। वो करने में शायद थोड़ा सा टाइम लगा और उसके पीछे शायद डिप्लोमेटिक जो हमारे कुछ ज़रूरतें हैं इंटरनेशनल लेवल में, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वोटिंग्स वगैरह, उसमें 2 हमारे बड़े करीब दोस्तों के बीच में झगड़े चल रहे हैं, तो उसको मेरे ख्याल से बैलेंस करने के लिए उन्होंने थोड़ा-सा समय लिया। बट अभी जो हालत है अभी वो कि रशिया के साथ हमारे काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोबारा से एस्टैब्लिश हो चुकी है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेलगोरोड के जो कि खार्किव से 40 किलोमीटर उनको निकाला जाएगा और रशियन टेरिटरी में ले जाया जाएगा। पर ये एक छोटा-सा हम जो हमने देखा है जो एडवाइजरी वो है कि छोटा-सा विंडो है, बस कुछ घंटों का और उसी के बीच उनको वहाँ से निकलना पड़ेगा। शाम के यूक्रेन के 6 बजे तक यानी कि अभी मान लीजिए यूक्रेन में शायद 5 या फिर साढ़े 4 बज रहे होंगे। तो बस कुछ ही 1.5-2 घंटे की और समय है। इसी बीच उनको खार्किव छोड़कर जो खार्किव के एग्जिट पॉइंट्स हैं, वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो भारत के अलावा इस युद्ध से चिंताएं और भी देशों की जुड़ी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली का भी अधिवेशन बुलाया गया है। इसके क्या मायने हैं और क्या इस तरह के दबाव के आगे रूस झुकेगा, ये समझने के लिए हमने द हिंदू के लिए विदेश मामले कवर करने वाले कलोल भट्टाचार्य जी से बात की। यूएन की जो भूमिका है उस पर लगातार सवाल उठे हैं। सवाल 2 तरह से, क्योंकि एक तो टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन उसको बोलते हैं कि ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है उसके पास। दूसरा, जब वेस्ट को यूज करना होता है यूएन को, तो वो करते हैं, उसकी एक शील्ड लेकर वो बहुत सारी चीजें अपनी कर देते हैं। जब सऊदी अरबिया यमन में बॉम्बार्डमेंट कर रहा था तब भी अमेरिका ने कुछ नहीं कहा। सीरिया में भी ये चीजें हुई। बहुत सारी गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज, बहुत सारी कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश अमेरिका ने की, वो हम सब जानते हैं। लेकिन जब अमेरिका के खिलाफ कोई है, अमेरिका के इंटरेस्ट कहीं हार्म होते हैं, तो वो यूएन के पास चले जाते हैं, वहां पर रेजोल्यूशन आता है इस तरह का। तो क्या अब इसको दोबारा से सोचना चाहिए यूएन की भूमिका पर, क्योंकि यूएन का कोई अभी असर हमें उस तरह से दिखता नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन खाना बांटना, सारी चीजें वो अलग चीजें हैं, लेकिन असल में जो यूएन का काम होना चाहिए पीस स्टैब्लिश करने के लिए, वो सब चीजें नहीं दिखती हैं हमें। जहां तक वीटो वाले जितने देश है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उन देशों का जो पॉलिटिक्स है, उन देशों का जो ग्लोबल रोल है, उसके बारे में यूनाइटेड नेशंस की जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहे हैं। और ये आज से नहीं है। अगर आप 1956 में जो हंगेरियन रेवोल्यूशन या फिर अपराइजिंग हुए थे, उस वक्त सोवियत यूनियन ने वहाँ पे क्रैकडाउन किया था। 1956 की बात है। उस वक्त हंगेरी में भी एक नेता थे इम्रे नेगी, जो जेलेंस्की के तरह ही थे। उनको सिर्फ उन्होंने डिपोज ही नहीं किया, उन्होंने एग्जीक्यूशन भी किया था। तो उस वक्त भी यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर पाया था। उसके तुरंत बाद आपको याद है वियतनाम क्राइसिस कैसे एस्केलेट किया था 1950s में, जब वहाँ पर फ्रेंच जो रोल था उसका खात्मा हुआ। तो वियतनाम वॉर चलता रहा, और जो वियतनाम वॉर का जो पीस प्रोसेस है वो तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से नहीं आया। उसके बाद अफगानिस्तान को देख लीजिए, सोवियत यूनियन का जो रोल है अफगानिस्तान में 1979 से लेकर 88-89 तक, उसमें भी यूनाइटेड नेशंस का जो मेन नेगोशिएटर थे वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ही संभालते हैं। तो वर्ल्ड ऑर्डर को संभालने के लिए जो बड़े पावर्स है, बड़े ताकत है, विश्व शक्ति है, उनको आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना पड़ता है। अब यूनाइटेड नेशंस एक प्लेटफॉर्म देता है, पर यूनाइटेड नेशंस को एक पावरफुल एंटिटी मानना मेरे ख्याल से मतलब है, थोड़ी बहुत उनके पास पावर है क्योंकि वो प्लेटफॉर्म है, पर उनके पास ऐसा कोई पावर लगभग 70 साल में तो नहीं देखने को मिलता कि कलेक्टिव सिक्योरिटी कह लीजिए, या फिर जो उनके जो चार्टर में जो लिखे हुए सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज जो है वहां पर थोड़े बहुत हल्ला होता है यूनाइटेड नेशंस में, पर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पे और जहां पर बड़े पावर्स है, रशिया हो, चाइना हो या फिर यूनाइटेड स्टेट्स हो, बल्कि इवन फॉकलैंड वॉर के टाइम में जब यूनाइटेड किंगडम का फॉकलैंड वॉर हुआ था मार्गरेट थैचर के समय में, उस वक्त भी इन लोगों ने ये कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ पाए। जो बड़े पावर्स हैं वो अपना जो रास्ता है वो निकाल लेते हैं, अपना काम पूरा भी कर लेते हैं, भले उसमें कितने प्रोटेस्ट रैलीज हो और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कुछ भी हो, कि जो भी वीटो पावर है उनके पास रेजोल्यूशन पास नहीं करने देते वो। तो मैं कहूंगा कि यूनाइटेड नेशंस को ज्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल ठहरना भी ठीक नहीं, क्योंकि उनके पास तो उतना पावर होता भी नहीं है, ना ही कभी हुआ है। पर कम से कम इतना है कि इसको टूटने नहीं देना चाहिए। जो वेस्ट और रशिया के बीच में अभी जो झगड़ा चल रहा है उसको, तो ऐसा कई लोग कह रहे हैं कि बोरिस जॉनसन लोग, मेरे ख्याल से उन्होंने कहा कि रशिया को सिक्योरिटी काउंसिल से निकाल देंगे। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर यूनाइटेड नेशंस ही नहीं रहेगा।
तो कम से कम प्लेटफॉर्म को बचाए रखे ताकि झगड़ा जब खत्म हो जाए तो दोबारा वहां पर बैठ सके। अब रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ एडवांसमेंट कर रही है, बढ़ रही है, भीषण तबाही हो रही है। दुनिया ये समझने में लगी है कि आखिर रूस चाहता क्या है। तो क्या चल रहा है पुतिन के मन में, क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं, सुनिए। हम इस अब वॉर जिस तरह से जा रहा है, जो रुख हो रहा है, उसको किस तरह से समझना चाहिए? क्या पुतिन ये चाहता है कि यूक्रेन को जब उसमें एस्टेब्लिशमेंट चेंज कर दे, वहाँ गवर्नमेंट चेंज कर दे और उसका टिल्ट प्रो रशिया हो जाए फिर, या उसका एनेक्सेशन, एक नया एनेक्सेशन, क्योंकि क्रीमिया पहले ले चुका है, एक नया एनेक्सेशन को हिस्सा रशिया में जोड़ना चाहता है, जो रशियन स्पीकिंग लोग। असल में चीजें किस तरह हो रही है, उसको किस तरह से हमें परसीव करना चाहिए? देखिए, ये तो बस थोड़े ही दिनों की बात है कि यूक्रेन अब एक तरह का जो स्टेट था उसका डिसोल्यूशन हो चुका है, क्योंकि जब आपने देखा जब मिलिट्री कैंपेन जैसे शुरू हुआ तो उसके दूसरे ही दिन 24 घंटे के अंदर कीव में बॉम्बिंग शुरू हो गए थे। और जबकि ईस्टर्न यूक्रेन के जहाँ तक जो सवाल है वो तो उन्होंने पूरी तरह से लगभग अपने कब्जे में ले लिया है और वहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स भी बन चुके हैं। और जो वहाँ पर जो मिलिट्री कैंपेन यूक्रेन सरकार की तरफ से होती थी पहले, वो आज लगभग खत्म हो गया है। तो एक बस मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों की बात है कि पूरी तरह से रशियन कंट्रोल यूक्रेन के ऊपर होगा। पर रशिया की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि वो यूक्रेन को कब्जा नहीं करना चाहते हैं, वो यूक्रेन में चेंजेस चाहते हैं और उनके जो लेजिटिमेट डिमांड्स है उसको वहां पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। एक बात जो बार बार रशिया की तरफ से कहा जाता है वो ये कि जो यूक्रेन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वो थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये अटलांटिक कम्युनिटी की बातें कही गई है या फिर नेटो के जो बारे में जो इंडिकेशंस है और यूक्रेन की इंडिपेंडेंस को ज्यादा असर्ट करने का जहां तक सवाल है, उन सब चीजों को वो शायद रीड्राफ्ट करेंगे और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उन सब चीजों को हटाकर। तो ये तो एक टाइम फ्रेम की बात है कि रूस एक बस थोड़े ही समय में अपना पूरी तरह से कंट्रोल वहां पर एस्टैब्लिश कर लेगा, क्योंकि जब एक कैपिटल के ऊपर बॉम्बिंग शुरू हो जाती है तो एक मान लीजिए कि एक तरह का जो नेशनल प्राइड, जो गर्व होता है, वो टूट जाता है और वो ही मेरे ख्याल से यूक्रेन के साथ हुआ है। तो पुतिन मेरे ख्याल से अभी जो लगता है कि अपना एक लेगेसी बना रहे हैं, पुतिन का लेगेसी जो उनके बाद कई सालों तक वो लेगेसी रहेगा। ये एक समझ में आता है कि शायद आफ्टर पुतिन क्या है कि पुतिन का लेगेसी चलता रहेगा। अगर सर ईस्ट वर्सेस वेस्ट वाले, रशिया वर्सेस वेस्ट वाले लड़ाई देखें तो उनके पास सैंक्शंस हैं, उसके अलावा यूएन है, सिक्योरिटी काउंसिल में वो वीटो कर देता है रशिया। अब जनरल असेंबली का सेशन है, क्या जनरल असेंबली से कुछ असर पड़ेगा? ये कोई प्रेशर किस तरह का बिल्डअप हो पाएगा पुतिन पर कि वो रिट्रीट करे या थोड़ा सा शांति वार्ता की तरफ ज्यादा बढ़े? अगर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये तुरंत अगर खत्म हो जाता है अगले 15 दिन में या फिर अगले 1 महीने के अंदर तो ये जो बाइलैटरल जो कॉन्फ्लिक्ट, जो दो तरफा जो लड़ाई है, ये शायद खत्म हो जाए। पर इस कॉन्फ्लिक्ट का जो नतीजा है वो कई महीनों तक, कई सालों तक यूरोप में पनपता रहेगा और वहां पर एक नए किस्म की जो डायनामिक्स है उसको जन्म देने वाली है। क्योंकि अभी देखिए जो वहां से रिफ्यूजीज जो जा रहे हैं, जो यूक्रेनियन रिफ्यूजीज हैं, वो लगभग अभी के असेसमेंट है कि 7 मिलियन के करीब रेफ्यूजीज वहाँ वेस्टर्न यूरोप जाएंगे अभी। तो इस तरह का जब एक डिस्टेबलाइजेशन ऑफ यूरोप जब हो रहा है तो वहाँ पे हर कंट्रीज में कुछ ना कुछ नए डायनामिक्स पैदा होंगे। तो पुतिन का ये कंट्रीब्यूशन रहेगा कि यूरोप को उन्होंने दोबारा एक नए मोड़ पे ले आए, जहाँ पर कि हर यूरोपियन जो मुल्क है, हर एक यूरोपियन मुल्क अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि सिर्फ नेटो और यूरोपियन यूनियन ही नहीं, उनको अपने अपने जो नेशनल डिफेंसेस है और जो नेशनल पॉलिसीज है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। उनको अपने डिफेंस के ऊपर पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, जो ये लोग अब तक नहीं कर रहे थे। जैसे जर्मनी अभी उन्होंने कहा कि 2% ऑफ देयर बजट उन्होंने डिफेंस पर खर्च करेंगे। तो उनके जो पूरी तरह से यूरोप का एक तरह से रीड्रॉइंग ऑफ यूरोप हो रहा है, और सिर्फ यूरोप का मैप ही नहीं या फिर यूरोप का पॉलिटिक्स नहीं, उनके डेमोग्राफिक्स भी चेंज होने वाले हैं। क्योंकि जो अभी 7 मिलियन अगर जाएंगे वहां पर यूक्रेनियंस, और बहुत ही तेजी से ये परिवर्तन हो रहा है, तो ये तो बस कुछ ही महीनों की बात है। तो युद्ध भूमि से जो भी अपडेट आ रहे हैं हम लगातार आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आज के लिए खबरों के लिहाज से इतना ही। अब हम पू के पोल पर आए उससे पहले एक करेक्शन। 28 फरवरी के बुलेटिन में यूक्रेन मामले पर हमने कहा था कि लिथियम का सबसे बड़ा सोर्स यूक्रेन है। यहाँ हमसे गलती हुई, चूक हुई। यूक्रेन इस मामले में कोई मेजर प्लेयर नहीं है।
आपने हमें अपनी गलती बताई, शुक्रिया आपका। आगे भी हमें आप ठीक करते रहें इसी तरह से। आखिर में अब कू की राय के लिए आज हमने लोगों से पूछा था कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध के चलते तीसरे विश्व युद्ध का खतरा है। हाँ में जवाब दिया है 59% लोगों ने और ना में जवाब दिया है 41% लोगों ने। आप भी अगर कू पर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कू पर जाइए, दी ललन टॉप को फॉलो कीजिए। अलग अलग मुद्दों पर हम राय मांगते रहेंगे वहाँ आपसे, आप अपनी राय देते भी रहिए। कमेंट बॉक्स या #LTShowOnCoo के साथ आप हमें कू करके बता सकते हैं, हम उसे भी दी ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। तो अब आपसे लेते हैं विदा, अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। जाते आते एक दुआ करके जा रहे हैं हम उन सभी छात्रों के लिए जो अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। पूरा ललन टॉप परिवार उम्मीद करता है, प्रार्थना करता है कि आप सब जो यूक्रेन में ही हैं, फंसे हुए हैं, सुरक्षित यूक्रेन की सीमाओं तक पहुँचे, वहाँ से भारत सुरक्षित लौटें। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं।